88। Okay, come on page 13. पेज नंबर 13 पे आए। कल हमने जब नोट्स अपलोड किए थे तो इसमें हमने हेडिंग डाल दी थी क्रेडिट लॉस, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, 12 मंथ ईसीएल, लाइफ टाइम ईसीएल। क्रेडिट लॉस क्या होता है? क्रेडिट लॉस होता है द डिफरेंस बिटवीन ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज दैट आर ड्यू टू एन एंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो मिलना था, लफ्ज उसने लिखा हुआ ड्यू, एंड ऑल कैश फ्लोज दैट एक्सपेक्ट टू रिसीव। लेकिन हम इस तरह नहीं करते, हम ड्यू और एक्सपेक्ट टू रिसीव का डिफरेंस का नाम रख देते हैं कैश शॉर्टफॉल, और हम कैश शॉर्टफॉल निकाल लेते हैं। तो जो ड्यू होता है वो ड्यू है, और जो रिसीव होने की उम्मीद होती है वो रिसीव होने की उम्मीद है। इन दोनों के डिफरेंस का नाम क्या रख देते हैं? बोले शॉर्टफॉल। अब काफी दिनों बाद आए हो, ऐसे ऐसे देख लो। मैंने डिस्काउंट इसको कर लेते हैं यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो ये था जी कल हमारा क्रेडिट लॉस। ड्यू था 10 और 100, लेकिन शॉर्टफॉल था 0, यानी कि 10 ही शॉर्टफॉल था, 10 शॉर्टफॉल था और 20 शॉर्टफॉल था। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, यानी अब सीएल को ईसीएल में बदलना है। तो डेफिनेशन कम से कम याद तो ना हो, लेकिन पढ़ तो लेना ताकि पेपर में एमसीक्यू आए। तो ईसीएल, द वेटेड एवरेज ऑफ क्रेडिट लॉसेस। ये वेट लगाया है इस पे, द वेटेड एवरेज ऑफ क्रेडिट लॉसेस विद रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट अकरिंग एज वेट। तो इसके आने का रिस्क 100% ही होता है नॉर्मली, इसलिए वेटेड एवरेज यही लगा दी है बस। नेक्स्ट, लाइफ टाइम ईसीएल, द ईसीएल that result from all possible default, ये all possible default है, that result from all possible default events over the life of financial, इसकी लाइफ पूरे में, पूरी लाइफ में ये वाला डिफॉल्ट आना है और इसके आने का चांस, ये लाइफ टाइम ईसीएल होगी। दोबारा पढ़ें, द ईसीएल यानी ईसीएल का वो हिस्सा, द ईसीएल that result from all possible default events over the life of, तो all possible default of 100% है। और 12 month ECL, the portion of lifetime ECL, यानी इसी 35 का एक पोर्शन होता है 3.9, the portion of lifetime ECL that represent the ECL that result from default events that are possible within 12 months, default events that are possible within 12 months। तो वो default events possible थे 11%, बस ये है। अच्छा, अब ये डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली एक बड़ी, भाई पेन की तरफ से पूछो, बैग में देखो। जिन डेटर्स ने मिल गए, ये ना 3 चीजें बनेंगी। अगर 3 चीजें बनेंगी तो फिर इनका नाम खाली सिंपल अप्रोच नहीं रहेगा, सिंपल अप्रोच भी हो जाएगा और जनरल अप्रोच भी। अच्छा, 1 मिनट इधर देख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट इन डेट, चाहे वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हो, चाहे वो एफईटी ओसीआई हो, इधर आपने हमेशा लगानी है जनरल अप्रोच। जनरल अप्रोच का मतलब है 3 स्टेजेस। अब जरा आप तसल्ली से समझें 3 चीजें। इसके न्यूमेरिकल
नहीं है हमारे सिलेबस में, इसके न्यूमेरिकल नहीं है हमारे सिलेबस में, इसलिए ये बात कल की भी नहीं थी। ये पेज कौन सा है? 15। कल हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट एंड डिवेंचर अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे है तो इस पे भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज आनी है, एफईटीओसीआई पे तो इस पे भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज आनी है। इन पे हम हमेशा क्या लगाया करेंगे? जनरल अप्रोच। इन पे हम हमेशा क्या लगाया करेंगे? जनरल अप्रोच। पहली बात मेरी खत्म होगी। दूसरी बात, ऐसे डेटर्स का एक नया नाम पढ़ेंगे हम, आज जो स्टैंडर्ड शुरू कर रहे हैं उसमें डेटर्स का नया नाम होगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ऐसे डेटर्स जिन्होंने 1 साल के अंदर अंदर पैसे दे देने हैं, ऐसे डेटर्स जिन्होंने 1 साल के अंदर अंदर पैसे दे लेने हैं, तो उनमें कोई फाइनेंसिंग नहीं है, यानी उनको हम कोई उधार इस तरह का नहीं दे रहे कि उसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हो, तो वो तो 1 साल के अंदर अंदर जिस डेटर ने पैसे देने थे उसको हम आज के स्टैंडर्ड में नाम देंगे, जो आज अब शुरू करने लगे हैं, नो फाइनेंसिंग कंपोनेंट। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है, मींस कि 1 साल के अंदर अंदर डेटर ने पैसे देने हैं। जिस डेटर ने 1 साल के अंदर अंदर पैसे देने हैं उसके लिए आप जनरल अप्रोच यूज नहीं कर सकते। उसके लिए मैंडेटरी है कि आपने यूज करनी है सिंपल अप्रोच। आपने यूज क्या करनी है? सिंपल अप्रोच। इसका नाम लिखें यहां, यह है सिंपल अप्रोच, बड़ा सा कर। उसके लिए आपने यूज करनी है सिंपल अप्रोच। सिंपल अप्रोच ये कहती है कि ईसीएल को लाइफ टाइम और 12 मंथ में स्प्लिट ना करो। द लॉस अलाउंस इज मेजर्ड एट लाइफ टाइम ईसीएल फ्रॉम इनिशियल रिकॉग्निशन एंड ऑनवर्ड्स। खरीदते हुए भी और ऑनवर्ड्स भी हमेशा क्या, कौन सा ईसीएल कैलकुलेट करना है? लाइफ टाइम, यानी पूरी लाइफ पे कितना लॉस आने का चांस है। तो ये कल हमने किया था डेटर्स के केस में। डेटर के केस में 12 मंथ ईसीएल कभी गिवन भी हुई तो उसे इग्नोर करना है, वैसे तो गिवन नहीं करेगा। इसके न्यूमेरिकल नहीं है हमारे सिलेबस में। ऐसे डेटर जिनका सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग है, यानी 2-3 साल बाद डेटर ने पैसे देने हैं, और उन डेटर्स के न्यूमेरिकल्स भी हम कल से शुरू करेंगे, लेकिन आईएफआरएस 15 में। और लीज रिसीवेबल, क्योंकि ये भी 2-3 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता पैसे आने होते हैं ना। ऐसे डेटर जिन्होंने साल बाद पैसे देने हैं और लीज रिसीवेबल, इन दोनों के लिए रूल है कि आपके पास चॉइस है, या जनरल अप्रोच लगा लें या इसमें स्टैंडर्ड ने आप पे छोड़ दिया। जो तो थ्योरी के एतबार से और एमसीक्यू के एतबार से बड़ा कमाल सवाल इसमें से बन सकता है। द एंटिटी कैन चूज टू अप्लाई ईदर जनरल अप्रोच। जनरल अप्रोच का मतलब आपको पता क्या होता है? जनरल अप्रोच का मतलब होता है इनिशियल रिकॉग्निशन पे 12 मंथ ईसीएल, और फिर सब्सीक्वेंटली चाहे स्टेज 1 लगा लें, चाहे स्टेज 2 लगा लें, चाहे स्टेज 3 लगा लें, वो बीमार की हालत पर डिपेंड करता है। ये जनरल अप्रोच होती है। और सिंपल अप्रोच ये होती है कि पहले दिन भी लाइफ टाइम ईसीएल और हर ईयर एंड पे भी द एंटिटी कैन चूज टू अप्लाई ईदर द जनरल अप्रोच द और रिकॉग्नाइज एन अलाउंस फॉर लाइफ टाइम ईसीएल फ्रॉम। तो ये कौन सी अप्रोच बन गई? हाँ, ये तो फिर सिंपल बन गई ना। तो इसमें आपके पास चॉइस अवेलेबल है। चलें जी, ये कॉन्सेप्ट भी हमारा खत्म हुआ। ऐसे डेटर जो साल के अंदर अंदर पैसे देंगे उनके लिए कौन सी अप्रोच? सिंपल अप्रोच। सिंपल अप्रोच मींस पहले दिन भी लाइफ टाइम ईसीएल, हर साल के एंड पे भी लाइफ टाइम ईसीएल। ऐसे डेटर जिन्होंने साल बाद पैसे देने हैं या लीज रिसीवेबल, इनको चाहे जनरल अप्रोच पे रखें। जनरल अप्रोच का मतलब है इनिशियल रिकॉग्निशन पे 12 मंथ ईसीएल और सब्सिक्वेंटली स्टेज 1, 2 या 3, या फिर इनको सिंपल अप्रोच पे रखें। सिंपल अप्रोच का मतलब है, और जो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स हैं इनको हमेशा जनरल अप्रोच। अच्छा, ये जो हमारे अब इसकी जनरल एंट्री इंपेयरमेंट लॉस की और इसकी जनरल एंट्री, इसकी जनरल एंट्री है इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, लॉस अलाउंस क्रेडिट। इसकी जनरल एंट्री है इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाले मॉडल में फेयर वैल्यू रिजर्व इन ओसीआई क्रेडिट। बस ये था, और कुछ है ही नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं कल वाले सवाल जो हमने आपको होमवर्क में दिए थे।
कल आपको पता है हमने होमवर्क में आपको एक एक्स्ट्रा सवाल भी भेज दिया था 45, ठीक है। मैं घर से इसका सोल्यूशन बना के लाया हुआ हूँ, जनरल एंट्रीज भी करके लाया हुआ हूँ, इसकी वर्किंग भी करके लाया हुआ हूँ। आप लोग भी अपनी वर्किंग से कंपेयर कर लेंगे, लेकिन मैं आपको नोट करने का टाइम नहीं दूंगा बिकॉज इसको हम आपको शेयर कर लेंगे। तो इसका सब कुछ हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेज इंशाल्लाह आज आपसे शेयर कर लिया जाएगा। ऑन आसान सवाल था ना, जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको समझ आ गया होगा। ऑन यकम जून वी परचेज 10 मिलियन बॉन्ड्स एट पार वैल्यू एंड पेड इन कैश, यानी फेस वैल्यू भी यही है, परचेज प्राइस भी यही है। These bonds has been issued by Jamasi, an entity operating in the video game industry. The bonds are due to be redeemed at premium on 31 मई। इस वजह से कोई ना कोई चेंज होगा कूपन और इफेक्टिव रेट में। परचेज तो हमने फेस वैल्यू पे कर ली, लेकिन एक मसला हुआ, रिडेम्पशन फेस वैल्यू पे नहीं है, इसलिए इफेक्टिव रेट और कूपन रेट क्या होगा, चेंज होगा। ये इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, ये तो नॉर्मल बात है। 5% कूपन रेट है और इफेक्टिव रेट है 15%। मैमपोंग ऑफन होल्ड्स बॉन्ड्स अंटिल रिडेम्पशन बट विल सेल देम इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी अराइज। तो कौन सा मॉडल हो गया, FET OCI। जमासीज बॉन्ड्स वर डीम्ड टू हैव लो क्रेडिट रिस्क। शुरू में जारी बात है, ये यकम जून की बातें चल रही है ना, तो यकम जून का पैरा चल रहा है, अगला पैरा ईयर एंड से शुरू हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये शुरू में बात करें। शुरू में लो क्रेडिट रिस्क था, शुरू में वैसे भी हमने 12 मंथ ECL लगाना होता है, क्योंकि ना शुरू में नेचुरली इसलिए लो क्रेडिट रिस्क होता है कि शुरू में हम हाई क्रेडिट रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं करते हैं, हम पागल हैं। इसलिए शायद स्टैंडर्ड ने शुरू में हमेशा 12 मंथ ECL लगाने को कहा है, क्योंकि शुरू में हम ऐसी इन्वेस्टमेंट करना पसंद ही नहीं करते जो पहले से ही स्टेज 2-3 पे पहुंची हो। हम पागल हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए आपको याद रखिएगा शुरू में हमेशा क्या लगाना होता है, 12 मंथ ECL। इसलिए उसने कहा शुरू में कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, लो क्रेडिट रिस्क है, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं यकम को एंट्री कोई नहीं करूंगा, यकम जून को, क्योंकि उसने मुझे ECL कैलकुलेट करके नहीं दिया 12 मंथ का, तो 12 मंथ का ECL मुझे गिवन नहीं है, इसलिए मैं एंट्री नहीं करूंगा। तो अब हमने क्या किया सोल्यूशन में आपके लिए, हमने 10 मिलियन से शुरू किया, 10 मिलियन से हमने शुरू किया, उसमें हमने 15% लगाया, अगर घर में आप लोगों ने किसी ने लगाया हो उसमें हमने 15% लगाया। फिर हमने 10 मिलियन पे 5% लगा के कूपन रेट निकाला, और ये इसकी आ गई है कैरिंग अमाउंट, ठीक है। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद ऑन 31 मई मैमपोंग रिसीव द इंटरेस्ट ड्यू ऑन बॉन्ड्स, मिल गया ये इंटरेस्ट मिल गया। However, there were wider concerns about the economic performance and financial stability of video game industry. As a result, quoted price of investment was 9. ये तो पुरानी एडजस्टमेंट है, quoted price इसकी 9 है। So what is carrying amount as on? What is carrying amount fair value as on? तो this is fair value reserve, और ये change for the year। अब हमने 4 एंट्रीज की हैं सोल्यूशन में, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI डेबिट, ये उसी तरह, और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, ये एंट्रीज हमने की हैं। लेकिन हमने आपके समझने के लिए काम किया है, आज जो सोल्यूशन अपलोड करके देंगे उसमें हमने ये 10 रुपए की एंट्री की है, 1.5 रुपए की, आधे रुपए की और 2 रुपए की। हमने आपके समझने के लिए फर्स्ट वाली एंट्री एहतियातन कर दी है, क्योंकि उसको फर्स्ट एंट्री के वक्त 12 मंथ ECL देना चाहिए था, लेकिन वो 0 था, इसलिए हमने एंट्री करके काट दी है। आप लोगों को ये एंट्री करने की पेपर में जरूरत नहीं है। तो ये हमने इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त 0 का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लिया, और इस मॉडल में इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री देखें हमने क्या की है, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, लॉस अलाउंस क्रेडिट नहीं, फेयर वैल्यू रिजर्व इन। अब एक एंट्री मैंने आपसे पूछनी है, वो हमारा नया कॉन्सेप्ट है, यहां से आगे अब इंपेयरमेंट शुरू हो रही है। Based on Jamasi's strong working capital management and market optimism about the entity's forthcoming products, यानी मार्केट में बड़े इसका नाम है, the bonds still have a low credit risk। अब बता दें ऑन 31 मई स्टेज 1 पे खड़े हैं या स्टेज 2-3 पे पहुंच चुके हैं? स्टेज 1 पे खड़े हैं, बस यहां से पता चला करेगा। The financial control of मैमपोंग calculated the following ECL for bonds। अब ECL निकलवाए तो मजा आए ना, निकलाई देते तो फिर हमें क्या फायदा होगा। आसान सवाल था। 12 मंथ ECL 0.2 है और लाइफ टाइम ECL 0.4 है।
याद रखिएगा जब ECL दे देगा ना तो वो डिस्काउंट करके सब कुछ करके देगा। तो आप बता दें सिर्फ किसकी एंट्री करनी है, ईयर एंड के ऊपर हमने, क्योंकि 0.2 की एंट्री इसलिए करनी है कि हैव अ लो क्रेडिट रिस्क, तो बस वो एंट्री देख लें। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, loan remains at stage 1 as there is no significant increase in credit risk. जी माय डियर, हाँ एक्सप्लेनेशन माय डियर, अब एक्सप्लेनेशन से परेशान ना हुआ करो, उसने सवाल ही एक्सप्लेनेशन का मांगा है। मैं मुनासिब समझा तो आपको सोल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ तो एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन में बच्चे गलती करेंगे, इंपेयरमेंट के बारे में लिखाएंगे। ओ भाई उसने इंपेयरमेंट की एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, उसने सारे के सारी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मांगी है। तो एक्सप्लेनेशन मेरे से सुन लें, 1 मिनट, एक्सप्लेनेशन मेरे से सुन लें। In this case, the investments will initially recognized at purchase price plus transaction cost. लिखेंगे fair value plus transaction cost, which in this case is 10 million. And at year end, we will accrue the interest on investments using effective rate, which in this case is 1.5 million. Further, a receipt of 0.5 million in respect of interest will be recorded. At year end, the fair value of investments is now only 9 million. Against a carrying amount of 11 million. So, for the year, a loss will be recorded in OCI amounting to 2 million. 2 million का लॉस रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इंपेयरमेंट की डिस्कशन करेंगे। इंपेयरमेंट की डिस्कशन में हम लिख के आएंगे, as there is a low credit risk at year end, therefore by using the general approach, simple approach नहीं, by using the general approach, we will record a 12-month ECL in this case, which is amounting to 0.2 million. So an impairment loss will be recorded. थोड़ा सा एंट्री भी डिस्कस कराइएगा, by debiting the impairment loss and crediting the fair value reserve in OCI. वैसे डिस्कशन में ना मेरे ख्याल से फिर P&L बैलेंस शीट भी डिस्कस कराया करें थोड़ा सा। और अगला पैरा, hence P&L will show an interest income of 1.5 million and impairment loss of 0.2 million. However, in OCI, we will record a net loss of 1.8. लॉस है 2 का, खुशी है 0.2 की, so therefore we will record a loss of in OCI, and in the balance sheet, the investments will appear at fair value of 9 million, and in balance sheet in equity we will show in fair value reserve 1.8, इन दोनों को नेट करके। तो चलें कोशिश करेंगे हम इस डिस्कशन को भी डाल दें। तो अब मेरे ख्याल से मैं देख लूंगा ये 46, 47, 48 तीनों ही सवाल आपको दे दूंगा, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। मुनासिब हुआ तो मैं इनके सोल्यूशन भी आपसे शेयर कर दूंगा। आसान से सवाल हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है हो जाएंगे। बाकी फिर टेस्ट में कुछ सवाल डालेंगे किसी अजीब सा। क्या 43 में बता दूं? हाँ 43 की तरफ आएंगे। ये अच्छा सवाल था। हमने जो सवाल किया था माय डियर, अच्छा ये सवाल डिस्कस करने या ये हो गया था? ये कहते हैं लोगों से बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सही, वेल डन। 43 में मसला ये है कि हमारे बहुत से डेटर नहीं है, हमारी सिर्फ एक क्रेडिट सेल है। हमारी कितनी क्रेडिट सेल है? एक। और यहां हमने क्योंकि डेटर का सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है, यानी डायरेक्टर साल के बाद पैसे नहीं दे रहा, साल के अंदर अंदर दे रहा है, इसलिए हम जनरल अप्रोच नहीं लगाएंगे। कौन सी अप्रोच लगाएंगे? सिंपल अप्रोच। ऑन 1 जून हमने चीजें बेची 2 लाख रुपए की। अब याद रखिएगा जब कभी सवाल में लिखा हो कि अगर ओवर ड्यू नहीं भी हुआ तो भी आपने 1% प्रोविजन बनानी है, तो बेहतर है डेटर में भी इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त भी लाइफ टाइम ECL रिकॉर्ड कर दीजिएगा। उसका तरीका ये होगा, डेटर की एंट्री कीजिएगा 2 लाख की, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 2 लाख इंटू 1% 2000, इम्पेयरमेंट लॉस इन P&L डेबिट एंड लॉस अलाउंस क्रेडिट।
अब वो कहता था डेटर ने देने 60 डेज में, 60 डेज में आप पहला वाला 1 गिन सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो 30 जून और 30 जुलाई, 30 जुलाई तक उसने पेमेंट करनी थी, लेकिन 31 जुलाई को भी उसने पेमेंट, तो एक दिन ओवर ड्यू हो गया। एक दिन क्या हो गया? ओवर ड्यू हो गया। तो एक दिन ओवर ड्यू हो गया, एक दिन ओवर ड्यू हो गया। इस वजह से ईयर एंड पे अब जो लाइफ टाइम ईसीएल है वो 5% पे चला गया। लेकिन ये एज ऑन ईसीएल निकलता है हमेशा। इस एज ऑन को ओपनिंग से कंपेयर किया और फर्दर ईसीएल रिकॉर्ड कर लिया 8000। अब मैं सवाल बदल रहा हूं और आपसे क्वेश्चन नंबर 43 का ए बना के एक चीज पूछने लगा हूं। क्वेश्चन 43 का ए, अगर डेट ऑफ सेल, अगर डेट ऑफ सेल 1 मार्च 2004 होती तो आप लास्ट एंट्री, तो लास्ट एंट्री में रेट कौन सा यूज करते? तसल्ली से, लास्ट एंट्री में, लास्ट एंट्री ईयर एंड वही है 31 जुलाई। मुझे भी देखना पड़ेगा, दिन ही गिनने पड़ेंगे, मेरे पास कोई जादू तो नहीं है। अगर डेट ऑफ सेल 1 मार्च होती जी, कितना देख लें, 20 या 20 सही तरह दिन गिन लीजिएगा। अच्छा, मुझे बताएं हमने सेल किस दिन की है? 1 मार्च को। कैलकुलेटर पे लिखें 31 दिन। अप्रैल में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, ठीक है, जुलाई में 31 इज इक्वल टू 1। इस तरह तो दिन गिनने नहीं, दिन गिनने हैं 60 डेज के बाद। -60 कर दें या गिनना ही वहां से शुरू करें, वो आपकी मर्जी है। -60 करें, 93। तो आप लोग तो 15 कह रहे थे, 25%। कितनों का 25% निकला? ओके, दोबारा रिपीट कर दो। दोबारा करूं या रिपीट करूं? पहले है 10। अच्छा जी, इसका जवाब भी मैं लिखवा देता हूं। मुझे बताओ, अगर आपने 1 मार्च को ये सेल की होती तो 1 मार्च को आप 2 एंट्रीज करते, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, लॉस अराउंड क्रेडिट 1% से। आप बताओ ये ड्यू कब है? कैलकुलेटर गिनो, कैलकुलेटर पकड़ो। मार्च के 31 दिन और अप्रैल के डालो 29 इज इक्वल टू, दबा दो 60 दिन। 29 अप्रैल तक उसने पेमेंट करनी है। सर आपको कैसे पता चला? 29 अप्रैल के बाद ये ड्यू से ओवर ड्यू में चला जाएगा, ये ड्यू से ओवर ड्यू में। अब 30 अप्रैल के लिए कैलकुलेटर पे लिखो 1 और अब ईयर एंड तक दिन गिनो। 30 अप्रैल के लिए 1 दिन हो गया, सिंपल सी बात है। डेटर कितने दिन हो गए पैसे आप मांग रहे हैं, नहीं दे रहा। मांगने कब शुरू किया आपने? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को 60 दिन तो आपने उसको दिए थे। तो 30 अप्रैल का 1 दिन, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 इज इक्वल टू, तो जवाब लिखें। लास्ट एंट्री होती 2 लाख इंटू 25%, कितने से? 50 वर्सेस पुराना वाला, कल वाला, वर्सेस 2000। तो लास्ट एंट्री होती 48,000 से। मतलब हमारा ईयर एंड तो आ गया ना, कैलकुलेशन तो ईयर एंड पे ही करनी है। क्या चीज? वो तो इस वजह से की थी ना कि ओवरड्यू नहीं है, तो फिर भी एहतियातन एंट्री कर लें, हो सकता है लेके भाग जाए, वो तो इस वजह से की थी।
अच्छा, इसमें ना हम कोई टेस्ट में सवाल डाल देंगे, ये टर्म टेस्ट में। इसमें एक बात मुझे बताएं, इसमें सवालों में बड़े अच्छे सिनेरियो बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो हमने वीडियो गेम वाला सवाल किया है, उस वीडियो गेम वाले सवाल में अगर ये लाइन यहां ना लिखी होती, इट इज डीम्ड टू हैव अ लो क्रेडिट रिस्क, और रिक्वायरमेंट में लिखा होता assume there is low credit risk, assume there is high credit risk, assume it is impaired, तो फिर हमें कितने जवाब देने पड़ते? 3। तो इसके जवाब में लिखे आते 12 मंथ ECL वाली फिगर यूज करेंगे, इसके जवाब में लिख के आते लाइफ टाइम ECL, लेकिन इंटरेस्ट उसी तरह अगले साल का इफेक्टिव रेट पे। और फिर अगर तीसरा सिनेरियो होता तो फिर इंटरेस्ट अगले साल का किस पे? नेट ऑफ अलाउंस का। उसका इंशाल्लाह सवाल कभी कराएंगे, क्योंकि जो कल मैंने आईकेप की किताब का आखिरी सवाल कराया है वो अच्छा सवाल था, और उस जैसा सवाल आपको करवाना बनता है, वो हम इंशाल्लाह कभी करवा देंगे। डन। चलिए, आज मैं कोशिश करूंगा इन सवालों के आपको होमवर्क दे दूं ताकि ये आप लोग ट्राई करके आ जाएं। ओके, IFRS 15 निकालें। दूसरा हिस्सा बना दो।